चलते हैं अब अपने नेक्स्ट डिवाइस की तरफ, दैट इज इंडक्टर। जैसे हमने रजिस्टर के बारे में सभी डिटेल्स देखी और फिर उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स को एनालाइज किया, इसी तरह हम इंडक्टर को भी एनालाइज करेंगे और उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स को एनालाइज करेंगे। अगर हम बात करें इंडक्टर की, तो इंडक्टर बेसिकली क्या है? हमारे पास मान लीजिए इस तरह से एक कोर है कोई, लाइक दिस, और ये मैग्नेटिक कोर है। दैट मीन्स एक ऐसी मटेरियल की बनी हुई है जिससे मैग्नेटिक फ्लक्स इजीली पास कर सकता है, राइट? और इस कोर के अराउंड मैंने रैप कर दी वाइंडिंग्स, लाइक दिस। मैंने एक वायर ऐसे रैप कर दी, लाइक दिस। और यहां से अगर मैं कोई एक करंट सप्लाई करूं तो करंट विल फ्लो लाइक दिस, और इसमें सपोज नंबर ऑफ टर्न्स है n, राइट? नंबर ऑफ टर्न्स है n, और जो मेरा ये लूप बन रहे हैं इस तरह से क्लोज लूप, इन क्लोज लूप का क्रॉस सेक्शन एरिया, दिस एरिया इज a, राइट? क्रॉस सेक्शन एरिया a है, और जो मेरी इफेक्टिव लेंथ है, दैट इफेक्टिव लेंथ इज l, राइट? n is the number of turns, l is the effective length and a is the area। तो ये जो डिवाइस है, ऐसा डिवाइस बेसिकली आपका एक इंडक्टर का काम करेगा। और अगर इंडक्टर के हम यहां पे इसकी फिजिकल वैल्यू देखें, देन इंडक्टेंस इज म्यू n स्क्वायर a अपॉन l। इट विल बी म्यू n स्क्वायर a अपॉन l। यहां पे n is the number of turns, A is the cross section area, L is the effective length, and mu is the permeability of this medium। Mu is permeability of this medium। Basically permeability होती है कि एक मीडियम से मैग्नेटिक फ्लक्स लाइंस क्रॉस कर रही हैं। So how easily magnetic flux lines can cross through a medium, ये चीज बताती है। This permeability is basically measure of how easily magnetic flux lines can cross through a magnetic core। ये जो डिटेल्स है ना कि ये कैसे आया, ये हम डिराइव करेंगे जब मैग्नेटिक सर्किट्स देखेंगे। मैग्नेटिक सर्किट्स में इसको हम फुल फ्लैश डिटेल में देखेंगे कि ये चीज कैसे आई। फॉर द टाइम बिंग यू जस्ट रिमेंबर, जो हमारे पास इंडक्टेंस होती है फिजिकल फॉर्मूला इज म्यू n स्क्वायर a बाय l। अगेन यहां पे भी अगर हम ध्यान से देखें, इट डिपेंड्स ऑन टू थिंग्स। वन इज द मटेरियल ऑफ कोर विच इज म्यू, एंड टू इट डिपेंड्स ऑन डायमेंशंस। जो हमारी कोर और कॉइल की डायमेंशंस है, n इज द नंबर ऑफ टर्न्स, a इज द क्रॉस सेक्शन एरिया एंड l इज द लेंथ। लाइक रेजिस्टेंस हमारी दो पैरामीटर्स पे डिपेंड कर रही थी, दैट इज मटेरियल ऑफ प्रॉपर्टी एंड द डायमेंशन। सिमिलरली ये भी हमारे दो पैरामीटर्स पे डिपेंड करेगी। तो ये हुआ हमारा फिजिकल फॉर्मूला ऑफ इंडक्टर। अब जरा अगर हम देखें इंडक्टर के लिए इसका वोल्टेज एंड करंट रिलेशन। सो वोल्टेज करंट रिलेशन जो इंडक्टर का होता है, दैट इज से ये मेरा इंडक्टर है एंड वोल्टेज अक्रॉस इंडक्टर इज सी VL, और इससे जो पास कर रहा है करंट दैट इज I। देन वोल्टेज करंट रिलेशन इज VL इज इक्वल टू L di by dt। Now VL represents the voltage across inductor, so VL is L di by dt। ये होता है हमारा रिलेशन वोल्टेज और करंट का, राइट, अक्रॉस अ इंडक्टर। अब इसी एक्सप्रेशन को अगर मैं थोड़ा सा मैनिपुलेट करूं, सो आई कैन राइट इट एज di is 1 by L VL dt। मैं dt को इधर लेके गया, L को नीचे लेकर आया। नाउ इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स, अब दोनों साइड्स को अगर मैं इंटीग्रेट करूं, यहां मैं टाइम की लिमिट करूंगा -∞ टू एनी टाइम t। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, हमें यहां -∞ कंसिडर करना है, बिकॉज इंडक्टर के लिए प्रॉपर्टी हम -∞ से पीछे से लेकर आएंगे, जीरो से नहीं करेंगे। और करंट इज सपोज -∞ पे इंडक्टर में करंट था 0 टू एनी करंट I, राइट? अब
इस चीज को मैं अगर थोड़ा सा मैनिपुलेट करूं, आई कैन राइट इट एज इन माइनस इन्फिनिटी टू 0 VL dt प्लस, मैंने ब्रेक कर लिया अपना इंटीग्रल, माइनस इन्फिनिटी टू 0 एंड 0 टू t VL dt. This is IL. I am writing IL to represent current through inductor. अब ये जो चीज आई ना हमारी, this basically represents current through inductor from minus infinity to 0. That means 0 से पहले जितना करंट उसके अंदर था, that is, इसे हम बोलते हैं initial condition of inductor. This is called initial condition of inductor. और जनरली जो इनिशियल कंडीशन होती है वो हमें कांस्टेंट गिवन होती है कि अ कंडक्टर इज हैविंग इनिशियल करंट ऑफ 10 एम्पियर्स या 5 एम्पियर्स, हमें कुछ इस तरह से गिवन होता है. तो ऑलवेज रिमेंबर, इनिशियल कंडीशन हमें जनरली गिवन होती है और वो कांस्टेंट वैल्यू गिवन होती है, आई नॉट लाइक दिस प्लस 1/L इंटीग्रल VL dt फ्रॉम 0 to t एंड दिस इज IL. ये होता है हमारा एक्सप्रेशन फॉर करंट थ्रू इंडक्टर. इसे आप याद रखेंगे, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एक्सप्रेशन है. और यहां पे ध्यान देंगे, ये आई नॉट इनिशियल कंडीशन है. या तो आप इस तरह से लगाइए, या अगर आप डायरेक्ट लगा रहे हैं तो फ्रॉम माइनस इंफिनिटी टू टी लीजिए, राइट. इसे बहुत अच्छे से ध्यान देंगे. यहां पे आई नॉट प्लस 1/L इंटीग्रल VL dt फ्रॉम 0 to t, राइट. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. जो आई नॉट है, दिस इज इनिशियल करंट थ्रू इंडक्टर, और इसे हम क्या कहते हैं, इसे हम कहते हैं इनिशियल कंडीशन. ठीक, जब हम ट्रांजिएंट्स करेंगे ना तब इसे बहुत डिटेल में समझेंगे, बट टिल फॉर द टाइमिंग आपको याद होना चाहिए, आपको पता होना चाहिए कि दिस इज द एक्सप्रेशन फॉर इंडक्टर. नाउ दिस एक्सप्रेशन एंड दिस एक्सप्रेशन, ये दोनों इंपॉर्टेंट है. आफ्टर दैट ये हुए हमारे वोल्टेज करंट एक्सप्रेशन. अब जरा देखते हैं पावर एंड एनर्जी रिलेशन कि अक्रॉस इंडक्टर पावर और एनर्जी रिलेशन कैसा होता है. देखिए, मान लीजिए अगर मैं बात करूं इंडक्टर की और पावर की बात करूं, तो मुझे पता है पावर इज नथिंग बट VL इंटू IL, वोल्टेज थ्रू इंडक्टर इंटू करंट थ्रू इंडक्टर, एंड वोल्टेज VL वी नो इज IL L di by dt. It will be L DIL by dt into IL. Now यहां से जो इंडक्टर L है, it is L into I di by dt. ये मेरी हो जाएगी पावर. पावर इज L into I into di by dt. इस तरह से मेरी निकलेगी यहां से पावर, और यूनिट क्या होती है पावर की, वॉट. अगर मुझे एनर्जी लिखनी हो, एनर्जी इज इंपॉर्टेंट, सो इट इज इंटीग्रल PT dt. दिस इज एनर्जी. अब मैं इसे अगर इंटीग्रेट करूं, सो व्हाट आई विल गेट L इंटीग्रल, ये चीज आएगी I इंटू DIL बाय dt इंटू dt एंड dt विल कैंसल आउट, और इंटीग्रल हमारा क्या होगा, IL DI. I के रिस्पेक्ट में अगर हम करेंगे इसको, L इंटीग्रल IL DIL. सो इंटीग्रल ऑफ x dx क्या होता है, इट इज x स्क्वायर बाय 2. सिमिलरली IL DL का इंटीग्रल क्या हो जाएगा, इट विल बी IL स्क्वायर बाय 2. सो इट विल बी हाफ L I स्क्वायर विद लिमिट्स जब मैं पुट कर दूंगा, इट विल बी हाफ L I स्क्वायर. तो ये आ जाएगा मेरा एक्सप्रेशन फॉर एनर्जी. अब यहां जो I है, दिस I इज करंट एट एनी टाइम t. और यहां पे एक और चीज आपको ध्यान रखनी है, ये जो एनर्जी का एक्सप्रेशन लिखा है हमने हाफ L I स्क्वायर, यहां पे ये एनर्जी कौन सी एनर्जी है, ये एनर्जी है जो इंडक्टर में स्टोर हुई है. कब से, माइनस इंफिनिटी से एनी टाइम t तक. इट इज एनर्जी स्टोर्ड इन इंडक्टर फ्रॉम t इज इक्वल टू माइनस इंफिनिटी टू एट एनी टाइम t. ये याद रखेंगे, ये t इज इक्वल टू माइनस इंफिनिटी से t तक है. ठीक है, माइनस इंफिनिटी से t तक. मान लीजिए ये आपका, ऐसे मैं एक नंबर लाइन बनाऊं, टाइम लाइन,
दिस इज 0, ये थी माइनस इन्फिनिटी, मतलब यहां से एनर्जी स्टोर होनी शुरू हुई और एट एनी टाइम t यहां तक जितनी कंप्लीट एनर्जी स्टोर हुई, बिकॉज अगर आप ध्यान से देखें हम करंट की लिमिट्स कहां से ले रहे थे, फ्रॉम माइनस इन्फिनिटी टू टी, टाइम की लिमिट्स माइनस इन्फिनिटी टू टी तक, तो माइनस इन्फिनिटी से टी तक जितनी अब तक एनर्जी स्टोर हुई वो एनर्जी है ये, इसे ये ना मानिएगा कि ये 0 से टी तक स्टोर हुई, ठीक। अगर हमें इनिशियल कंडीशन कुछ पता हो तो हम यहां से कह सकते हैं यहां पे एल आई नॉट स्क्वायर हो जाएगी, हाफ एल आई नॉट स्क्वायर, और यहां से यहां तक कितनी हो जाएगी, दिस एनर्जी माइनस हाफ एल आई नॉट स्क्वायर, तो हम इस तरह भी निकाल सकते हैं, राइट। तो ये था एनर्जी स्टोर्ड और पावर, एनर्जी एंड पावर रिलेशन। आफ्टर दैट लेट्स ड्रॉ द कैरेक्टरिस्टिक्स, जैसे हमने रजिस्टर में की थी वी आई कैरेक्टरिस्टिक्स, यहां पे भी हम करते हैं जरा। देखिए नाउ क्या हम यहां पे V और I कैरेक्टरिस्टिक्स बनाएंगे तो क्या आएगा, इज इट अ स्ट्रेट लाइन, यहां पे एक रिलेशन क्या है, V इज इक्वल टू एल डी आई बाई डी टी, तो ग्राफ तो कुछ डिफरेंशियल का आ रहा है, तो इसीलिए फॉर इंडक्टर वी डू नॉट ड्रॉ वी आई कैरेक्टरिस्टिक्स, इंडक्टर के लिए वी गो फॉर साई आई कैरेक्टरिस्टिक्स, साई वर्सेस आई कैरेक्टरिस्टिक्स। अब आप कहेंगे ये क्या है, देखिए मेरे पास मान लीजिए ये एक कॉइल है इस तरह से, और इस कॉइल में सपोज n नंबर ऑफ टर्न्स है, यहां से करंट जो जा रहा है दैट इज I, ठीक। तो अगर मुझे इसमें फ्लक्स लिखना हो, मुझे पता है फ्लक्स इज इक्वल टू B डॉट A होता है, B इज द मैग्नेटिक फील्ड, A इज द एरिया, ये होता है फ्लक्स। अब मुझे अगर टोटल फ्लक्स लिंकेज लिखनी हो, साई इज कॉल्ड टोटल फ्लक्स लिंकेज, जो पूरे कॉइल के साथ जितना फ्लक्स लिंक्ड है वो क्या हो जाता है, इट इज n फाई, टोटल फ्लक्स लिंकेज इज n फाई एंड इज द नंबर ऑफ टर्न्स मल्टीप्लाइड बाय फ्लक्स थ्रू सिंगल कॉइल, एक कॉइल से जितना जा रहा है। नाउ दिस साई इज इक्वल टू n फाई, दिस साई इज इक्वल टू एल आई होता है, और वी कैन से आपने रिलेशन पढ़ा होगा, नेट फ्लक्स लिंकेज साई इज इक्वल टू एल आई। अगेन वी विल डिराइव दिस होल टर्म, जब हम बाद में मैग्नेटिज्म में जाएंगे तब हम इस चीज को पूरी को डिराइव करेंगे, साई इज इक्वल टू एल आई। यहां से आप देख सकते हैं साई इज इक्वल टू एल आई, एल आपकी क्या है, इंडक्टेंस है, तो ये जो कैरेक्टरिस्टिक बनेगी साई वर्सेस आई कैरेक्टरिस्टिक, ये कैसे बनेगी, इट विल बी अगेन अ स्ट्रेट लाइन, साई वर्सेस आई कैरेक्टरिस्टिक्स will be again a straight line, ये स्ट्रेट लाइन होगी। और स्ट्रेट लाइन कैसी, अगर हम देखें y एक्सिस पे हमने साई को प्लॉट किया है और x एक्सिस पे हमने x को प्लॉट किया है, तो इट विल बी अ स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन लाइक दिस, इट विल बी अ स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन। और अगेन हम देख सकते हैं इस स्ट्रेट लाइन का जो स्लोप होगा, स्लोप विल रिप्रेजेंट व्हाट, slope will represent your inductance, slope will represent inductance L। और second thing is कि यहां पे psi versus Li, this is another form of Ohm's law, ये भी एक Ohm's law की फॉर्म है, right? and ये जो VL is equal to L di by dt, this is also another form of Ohm's law, ये भी ओम्स लॉ ही है, ये बेसिकली वेरिएशंस ऑफ ओम लॉ है। ओम्स लॉ इनिशियली इट्स नॉट जस्ट V इक्वल टू आई आर, इसमें सभी वेरिएशंस ये सभी ओम्स लॉ का ही पार्ट है। दिस इज ऑल्सो अनदर फॉर्म ऑफ ओम्स लॉ, दिस इज ऑल्सो अनदर फॉर्म ऑफ ओम्स लॉ। तो यहां से अगर हम देखें फॉर इंडक्टर वी ड्रॉ साई आई कैरेक्टरिस्टिक्स। अब फिर एक क्वेश्चन आता है कि हमने साई आई कैरेक्टरिस्टिक्स क्यों बनाई, V वर्सेस आई कैरेक्टरिस्टिक्स क्यों नहीं बनाई, तो हमें समझना पड़ेगा एक्चुअल में यहाँ क्या हो रहा है। इंडक्टर में यहाँ वोल्टेज अप्लाई करने से करंट नहीं आ रहा, इंडक्टर में करंट अप्लाई करने से एक फ्लक्स जनरेट हो रहा है। तो हम यहाँ क्या कर रहे हैं, यहाँ पे जो हमारा एक्टिवेट जो इंडक्टर को कर रहा है दैट इज करंट, करंट आने से इंडक्टर एक्टिवेट हो रहा है और उसमें क्या जनरेट हो रहा है, फ्लक्स जनरेट हो रहा है। सो इनपुट इज द करंट एंड आउटपुट इज द फ्लक्स, इसीलिए हम यहाँ पे साई वर्सेस आई कैरेक्टरिस्टिक्स बना रहे हैं।
बिकॉज यहाँ पे एक्टिवेट जो चीज कर रही है दैट इज करंट, और जो आउटपुट हमें दे रही है दैट इज साई. सो एक्चुअल में साई आई कैरेक्टरिस्टिक्स आर द रियल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इंडक्टर. वोल्टेज और करंट तो अलग पैरामीटर्स आ गए. जैसे अगर हम बात करें रेजिस्टर की, तो रेजिस्टर में वोल्टेज लगाने से करंट जनरेट हो रहा था, यहां अलग चीज है. यहां करंट से फ्लक्स जनरेट हो रहा है. दैट इज प्रॉपर्टी ऑफ इंडक्टर कि जब उसमें करंट लगाते हैं तो उसमें एक फ्लक्स जनरेट होता है फाई, और फ्लक्स जब चेंज होता है तो उसमें एक वोल्टेज जनरेट होती है. फैराडेज लॉ E = N dφ/dt, वो बाद की बातें हैं. सो इसीलिए हम यहां साई आई कैरेक्टरिस्टिक्स ड्रॉ करेंगे, राइट. सो अब कैरेक्टरिस्टिक्स हम देख सकते हैं, स्ट्रेट लाइन है पासिंग थ्रू ओरिजिन, तो हम करेक्ट इसकी इंडक्टर की प्रॉपर्टीज भी डिराइव कर सकते हैं. तो आइए देखते हैं, जैसे हमने ऑब्जर्वेशंस रेजिस्टर में की थी वैसे ही ऑब्जर्वेशंस हम जरा देखते हैं इंडक्टर के लिए. तो पहली ऑब्जर्वेशन जो मैं यहां से ड्रॉ कर सकता हूं दैट इज कि इंडक्टर इज अ लीनियर डिवाइस. क्यों लीनियर डिवाइस क्यों है? बिकॉज इक्वेशन इज अ स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन. बिकॉज कैरेक्टरिस्टिक इज अ स्ट्रेट लाइन passing through origin. Right? ये स्ट्रेट लाइन है पासिंग थ्रू ओरिजिन, इसीलिए वी कैन से कि ये जो हमारा डिवाइस होगा जिसकी ये कैरेक्टरिस्टिक्स है वो एक लीनियर डिवाइस होगा. नाउ सेकंड हम यहां से डिराइव कर सकते हैं दैट इज बाइलेटरल, कि इट इज बाइलेटरल इन नेचर. बाइलेटरल कैसे? हमें पता है इन फर्स्ट क्वाड्रेंट एंड थर्ड क्वाड्रेंट, दैट मींस ऑपोजिट क्वाड्रेंट्स में डिवाइस का स्लोप सेम होना चाहिए, और हम ये कह सकते हैं कि ऑपोजिट क्वाड्रेंट में डिवाइस की कैरेक्टरिस्टिक्स सिमेट्रिक होने चाहिए. दैट मींस बाइलेटरल कब होगा? इन ऑपोजिट क्वाड्रेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डिवाइस आर सिमेट्रिक. ठीक, सिमेट्रिक का मतलब होता है कि जितना स्लोप यहां है इतना ही स्लोप यहां है. दैट मींस दिस डिवाइस विल बी अ बाइलेटरल डिवाइस. नाउ व्हाट वी कैन से अबाउट लीनियर बाइलेटरल एंड व्हाट वी कैन से अबाउट पैसिविटी? इट इज अ पैसिव डिवाइस. व्हाई इट इज अ पैसिव डिवाइस? बिकॉज वी कैन सी फर्स्ट एंड थर्ड क्वाड्रेंट ऑपरेशन corresponds to passive device. It is a passive device because first and third quadrant operation, therefore it will be a passive device क्योंकि इसका जो ऑपरेशन है it is in first and third quadrant, right? So यहां से क्लियर हुआ हमें इंडक्टर के बारे में. So as a conclusion, इंडक्टर का VI कैरेक्टरिस्टिक क्या कहते हैं? V is equal to LdI/dt. करंट का अगर मुझे लिखना हो देन IL is equal to I0 plus integral VL dt from 0 to t, और IL is equal to integral VL dt from minus infinity to t, right? और इसके बाद कैरेक्टरिस्टिक से हमें पता चला लीनियर, बाइलेटरल, पैसिव. चौथा टाइम इनवेरिएंट, वो तो हमें पता ही है, ये टाइम इनवेरिएंट है. अब यहां पे एक चीज ध्यान रखिएगा, अगर इंडक्टर हमारा टाइम वेरिंग हो, यहां हम मान रहे हैं कि इंडक्टर L इज नॉट वेरिंग विद टाइम. अगर हमारा L टाइम वेरिंग हो तो ध्यान रखिएगा तो वो नॉन लीनियर बन जाता है, तो वो लीनियर नहीं रहेगा. हम गेट में पुराने क्वेश्चन है वो डिस्कस करेंगे इस चीज के ऊपर, वो आप याद रखिएगा. ठीक, नाउ नेक्स्ट थिंग, नेक्स्ट डिवाइस दैट कम्स इज, अच्छा वन मोर पॉइंट, अगर कोई भी डिवाइस लीनियर है ना, लीनियर है तो इट मस्ट फॉलो ओम्स लॉ. ये ओम्स लॉ को फॉलो करेगा, ये प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन फॉलो करेगा, ये हमारे केसीएल केवीएल को फॉलो करेगा. और ऐसे अगर डिवाइस लीनियर है तो उसका हम इक्विवेलेंट मॉडल भी बना सकते हैं, मॉडलिंग कर सकते हैं, राइट? तो ये इंपॉर्टेंस होती है लीनियर डिवाइसेस की, राइट? नेक्स्ट, और टाइम वेरिंग जो इंडक्टेंस है ना वो नॉन लीनियर बन जाती है, तो टाइम वेरिंग इंडक्टेंस को हम मॉडलिंग नहीं कर सकते टाइम वेरिंग इंडक्टेंस की, याद रखिएगा. इसके बाद नेक्स्ट जो हमारा डिवाइस आता है दैट इज कैपेसिटेंस. नेक्स्ट डिवाइस हम करते हैं कैपेसिटर. अगर हम कैपेसिटर का फिजिकल स्ट्रक्चर देखें तो कैपेसिटर का फिजिकल स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से होता है. दो कंडक्टर्स हैं, मान लीजिए मैं मान रहा हूं कि ये पैरेलल प्लेट कंडक्टर्स है. पैरेलल प्लेट कंडक्टर्स कुछ इस तरह से,
इस तरह से पैरेलल प्लेट कंडक्टर, दो पैरेलल प्लेट्स हैं एंड दे आर सेपरेटेड बाय अ स्मॉल डिस्टेंस, दिस स्मॉल डिस्टेंस इज से d, ये d डिस्टेंस से सेपरेटेड है और ये जो एरिया है, एरिया ऑफ द प्लेट, दिस एरिया इज a, ये एरिया a है। तो द कैपेसिटेंस ऑफ द कैपेसिटर विल बी C इज इक्वल टू a e नॉट अपॉन d, राइट, इट विल बी a e नॉट अपॉन d अगर मेरा पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। अब यहां से एक चीज देखिएगा, EMT में हम इन चीजों को बड़ा डिटेल में करेंगे। C इज इक्वल टू ए नॉट अपॉन डी, अगर यहां से भी मैं ध्यान से देखूं तो ये किस किस चीज पे डिपेंड कर रहा है, इट डिपेंड्स ऑन E नॉट। E नॉट इज परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। मान लीजिए अगर यहां पे वैक्यूम है तो वैक्यूम की परमिटिविटी इज अगेन द मेजर ऑफ कि जब यहां से इलेक्ट्रिक फील्ड इस मीडियम से क्रॉस करेगी तो ये मीडियम किस तरह से पोलराइज होगा, इट इज E नॉट इज मेजर ऑफ दैट थिंग। और अगर यहां पे इंस्टेड ऑफ वैक्यूम मेरा कोई मीडियम रखा गया है तो दिस E नॉट इज रिप्लेस्ड बाय एप्सिलॉन, तो यहां E नॉट की जगह आ जाता है एप्सिलॉन। नाउ नेक्स्ट थिंग, ये दो पैरामीटर्स जो हैं ये तो अगेन डायमेंशनल पैरामीटर्स हो गए, एरिया और डिस्टेंस, ये तो डायमेंशन पे डिपेंड करेंगे। सो दिस इंप्लाई जो मेरी कैपेसिटेंस है, किसी भी कैपेसिटर की कैपेसिटेंस, इट अगेन डिपेंड्स ऑन टू थिंग्स, वन इज द डायमेंशंस, फिजिकल डायमेंशंस, एंड टू इज द मीडियम, जिस मीडियम में वो रखा गया है या उसके बीच में क्या मीडियम है कैपेसिटर के, राइट। ये वोल्टेज और करंट पे नहीं डिपेंड करेगा। जैसे रेजिस्टेंस थी किसी डिवाइस की, वो वोल्टेज या करंट पे डिपेंड नहीं कर रही थी, इंडक्टेंस थी वो वोल्टेज करंट पे नहीं डिपेंड कर रही थी, वो किस पे डिपेंड कर रही थी, मीडियम, जो मटेरियल या मीडियम है, एंड द डायमेंशंस, राइट। तो इसी तरह से जो कैपेसिटेंस भी है ये डायमेंशंस पे डिपेंड करती है एंड मीडियम इनसाइड द कैपेसिटर। तो ये है हमारा फिजिकल स्ट्रक्चर ऑफ अ कैपेसिटर। इसके बाद अगर एक कैपेसिटर की हम बात करें अबाउट इट्स वोल्टेज एंड करंट रिलेशनशिप, तो कैपेसिटर के वोल्टेज करंट रिलेशन की मैं अगर बात करूं, मान लीजिए ये मेरे पास एक कैपेसिटर है इस तरह से, और इस कैपेसिटर के अक्रॉस मैंने यहां पे एक वोल्टेज लगाई से VC, तो यहां से करंट जाएगा IC, कैपेसिटेंस है C, देन वोल्टेज करंट रिलेशन विल बी I इज इक्वल टू C dV बाई dt, IC इज इक्वल टू C dV बाई dt, राइट। और ये कहां से आता है, ये आता है हमें पता है I इज इक्वल टू dQ बाई dt, और फॉर कैपेसिटर Q इज इक्वल टू CV होता है, Q इज इक्वल टू CV। अब हम इसे यहां सब्स्टिट्यूट करेंगे, वी विल गेट I इज इक्वल टू D CV बाई dt। और अगर कैपेसिटेंस, ध्यान से समझिएगा, अगर कैपेसिटेंस कांस्टेंट है दैट मींस ये टाइम वेरिंग नहीं है, तो ये डिफरेंशिएशन से बाहर आ जाएगी एंड इट विल बिकम C dV बाई dt। दैट मींस ये जो रिलेशन है, दिस रिलेशन इज वैलिड ओनली इफ दिस कैपेसिटर इज नॉट टाइम वेरिंग कैपेसिटर। ये कैपेसिटेंस टाइम वेरिंग नहीं है, ध्यान रखिएगा। ये अगर कैपेसिटेंस टाइम वेरिंग होगी ना तो हम इसको ये नहीं ला सकते। उस केस में हमें क्या लिखना पड़ेगा, I विल बी इक्वल टू dC बाई dt इंटू V प्लस C dV बाई dt। हमें दोनों को डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, पार्शियल डिफरेंशिएशन, हमें दोनों को डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, राइट। तो ये याद रखेंगे इस चीज को। तो यहां से हमें क्या पता चला, I इज इक्वल टू C dV बाई dt इज द वोल्टेज एंड करंट रिलेशन। नाउ अब यहां से मैं इसका एक दूसरा रिलेशन भी डिराइव कर सकता हूं, एंड दैट इज, मैं dt को अगर इधर लेके जाऊं 1 बाय C नीचे लेकर आऊं, आई विल गेट dV इज 1 बाय C IC dt। Now integrating both sides, I will get integral dV is V is equal to from minus infinity to, again ये भी टाइम minus infinity to t तक होगा इंटीग्रेट, so it will be 1 by C इंटीग्रल minus infinity to 0, जैसे हमने पीछे किया था वैसे डिवाइड कर लेते हैं, ब्रेक कर लेते हैं, प्लस 1 by C इंटीग्रल from 0 to any time t IC dt, राइट। अब ये जो चीज होती है, दिस थिंग इज नथिंग बट
द इनिशियल कंडीशन ऑफ कैपेसिटर. इनिशियल कंडीशन ऑफ कैपेसिटर. अब इनिशियल कंडीशन ऑफ कैपेसिटर इज नथिंग बट द वोल्टेज. अब आप ध्यान से देखिए, ये चीज डायमेंशनली दिस इज वोल्टेज, कि कैपेसिटर के अक्रॉस इनिशियली कितनी वोल्टेज है, राइट? इसे हम बहुत बार यूज करेंगे आगे. सो यहां से as a conclusion I can say voltage across capacitor as a function of time can be written as V naught plus 1 by C integral IC dt from 0 to t. This is expression for voltage across capacitor. और अगर हमें और जनरलाइज करना हो तो we can write it as VC as a function of time is 1 by C integral minus infinity to t IC dt. तो मैंने माइनस इंफिनिटी से t तक ही से लिख लिया, राइट? सो दिस इज एक्सप्रेशन फॉर VC और वोल्टेज करंट रिलेशनशिप फॉर अ कैपेसिटर, राइट? नाउ अब क्विकली इसका जरा पावर एंड एनर्जी रिलेशन भी देख लेते हैं फॉर कैपेसिटर. पावर एंड एनर्जी रिलेशन फॉर अ कैपेसिटर. देखिए, अब पावर एंड एनर्जी रिलेशन हमें पता है, पावर इज VC इंटू IC एज अ फंक्शन ऑफ टाइम. VC इंटू IC. नाउ हमें पता है VC इंटू T इंटू I को हम लिख सकते हैं C dV बाई dt, और VC लिखेंगे बिकॉज कैपेसिटर के अक्रॉस वोल्टेज है. सो आई कैन राइट इट एज VC into dVC by dt. This is expression for power across a capacitor, right? And the units are watt. Now, important thing is energy. Energy हम कैसे लिखते थे? Integral PT dt. That means integration of this thing will give me energy. और energy की जो लिमिट्स आएंगी टाइम की फ्रॉम माइनस इंफिनिटी टू, हमेशा याद रखिएगा लिमिट्स हमेशा माइनस इंफिनिटी से टी तक लेनी है. तो यहां पे अब मैं पी को सब्स्टिट्यूट करूंगा, आई विल गेट सी कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा इंटीग्रल VC इंटू dVC बाई dt इंटू dt फ्रॉम माइनस इंफिनिटी टू टी. dt विल कैंसल आउट एंड व्हाट आई विल गेट? आई विल गेट C इंटीग्रल V dV विच इज V स्क्वायर बाई 2, और लिमिट जब हम पुट करेंगे फ्रॉम 0 टू t, फ्रॉम 0 टू v, आई विल गेट हाफ CV स्क्वायर. सो एनर्जी अक्रॉस कैपेसिटर इज नथिंग बट हाफ CV स्क्वायर. अगेन द इंपॉर्टेंट थिंग टू नोट हियर इज दिस इज एनर्जी stored in inductor, in capacitor from t is equal to minus infinity to any time t. to any time t. माइनस इंफिनिटी से किसी भी टाइम t तक कितनी कैपेसिटर के अक्रॉस एनर्जी स्टोर हुई है, ये एक्सप्रेशन देता है हाफ CV स्क्वायर. इसका ये मतलब नहीं है कि ये जीरो के बाद जितनी एनर्जी स्टोर हुई, ये याद रखिएगा. दिस इज एनर्जी स्टोर्ड इन अ कैपेसिटर फ्रॉम माइनस इंफिनिटी. जहां से कैपेसिटर शुरू हुआ था एक्चुअल में, वहां से लेके टी टाइम तक कितनी एनर्जी स्टोर हुई, दैट इज हाफ CV स्क्वायर, राइट? अब जरा चलते हैं इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स के ऊपर. और अगर हम एक कैपेसिटर की कैरेक्टरिस्टिक्स ड्रॉ करना चाहें अगेन, तो हम VI कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं ड्रॉ करेंगे. अगर हम कैपेसिटर की एक्चुअल देखें, ओरिजिन देखें कैपेसिटर की वर्किंग का, तो कैपेसिटर के अक्रॉस क्या होता है? कैपेसिटर इज अ डिवाइस विच स्टोर्स व्हाट? इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी. और इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी कैसे स्टोर करता है? उसके अक्रॉस चार्ज आता है, पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज हो जाती है प्लेट, उनके बीच में एक इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होती है, उस इलेक्ट्रिक फील्ड की अंदर आपकी इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी स्टोर होती है. तो अगर हम बात करें कैरेक्टरिस्टिक्स की, तो कैरेक्टरिस्टिक्स विल बी Q वर्सेस V कैरेक्टरिस्टिक्स. हमें पता है Q इज इक्वल टू CV होता है. यहां क्या होता है, जैसे जैसे हम चार्ज कैपेसिटर के अंदर देते जाते हैं, पोटेंशियल अक्रॉस कैपेसिटर इंक्रीज होता जाता है. तो जो इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स होती है वो Q वर्सेस V कैरेक्टरिस्टिक्स प्लॉट करेंगे. दैट मीन्स चार्ज वर्सेस पोटेंशियल कैरेक्टरिस्टिक्स, Q वर्सेस
V कैरेक्टरिस्टिक्स। और अगर हम इसका देखें ग्राफ, तो हमें पता है ग्राफ कैसा आएगा, Q इज इक्वल टू CV। हम y एक्सिस पे Q रख रहे हैं और x एक्सिस पे हम रख रहे हैं V। सो ग्राफ विल बी अ स्ट्रेट लाइन लाइक दिस। It will be a straight line passing through origin, right? Graph will be a straight line passing through origin. अब जैसे हमने पहले किया था, क्विकली इसके हम सभी ऑब्जर्वेशंस यहां से ड्रॉ करते हैं। So what are the observations which we can draw from here? First observation is device is linear, right? और linear क्यों है? Because we can see लीनियर डिवाइस इसलिए है बिकॉज इट इज अ स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन, y इज इक्वल टू mx, स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन, पासिंग थ्रू ओरिजिन। और जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स इज अ स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन, देयरफॉर दिस डिवाइस इज अ लीनियर डिवाइस। नाउ सेकेंड जो हमारा यहां से आता है, दैट इज इट इज अ बाइलेटरल डिवाइस। व्हाई बाइलेटरल? Because if you can see, this device is symmetric in first and the third quadrant. The characteristics of the device are symmetric in first and the third quadrant. It is bilateral because characteristics are symmetric in first and third quadrant. That means opposite quadrants में they must be symmetric. हम काफी डिटेल में इन्हें डिस्कस कर चुके हैं। Because opposite quadrants में they are symmetric. इसीलिए जो हमारी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो रिप्रेजेंट करती हैं कि ये डिवाइस बाइलेटरल है। देन पैसिव। नाउ अगेन फर्स्ट एंड थर्ड क्वाड्रेंट ऑपरेशन रिप्रेजेंट द डिवाइस इज अ पैसिव डिवाइस। अगेन फर्स्ट एंड थर्ड क्वाड्रेंट ऑपरेशन, फर्स्ट एंड थर्ड क्वाड्रेंट ऑपरेशन रिप्रेजेंट्स द डिवाइस इज अ व्हाट? The device is a passive device, right? Now, and after fourth हमारी कि time invariant, right? But यहाँ पे again the thing is कि ये device linear कब होगा? When जब तक हमारा कैपेसिटर की जो कैपेसिटेंस है is constant. कैपेसिटर की कैपेसिटेंस कांस्टेंट है, ये कैरेक्टरिस्टिक्स तब तक ट्रू है जब तक कैपेसिटर की कैपेसिटेंस कांस्टेंट है एंड इट इज नॉट टाइम वेरिंग। अगर कैपेसिटर की कैपेसिटेंस टाइम के साथ वेरी होगी, इन दैट केस दिस डिवाइस विल बिकम नॉन लीनियर। ये नॉन लीनियर बन जाता है जब टाइम वेरिंग कैपेसिटेंस हो जाती है। और नॉन लीनियर डिवाइस की मॉडलिंग हम डायरेक्टली नहीं कर सकते, उसके लिए हमें कुछ एजम्पशन माननी पड़ेगी, उसे लीनियर मानना पड़ेगा, एज्यूम करना पड़ेगा, देन ओनली वी कैन ड्रॉ मॉडल फॉर अ नॉन लीनियर डिवाइस, राइट। अब देखते हैं इसके ऊपर जितना अभी तक हमने किया, इन डिवाइसेस के ऊपर कुछ क्वेश्चंस है गेट में पूछे गए हैं अबाउट नॉन लीनियर डिवाइसेस, जरा वो देखते हैं इसके बाद। तो ये गेट का पुराना क्वेश्चन है, ये जरा देखते हैं। यहां में कहा गया है अ 10 वोल्ट बैटरी विद इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ 1 ओम। हर बैटरी की एक इंटरनल रेजिस्टेंस होती है, और जब हम बैटरी को मॉडलिंग करते हैं ना, तो मॉडलिंग किसी भी बैटरी की ऐसे की जाती है, जो उसकी इंटरनल ईएमएफ है E, और सीरीज में हम कनेक्ट करते हैं उसकी इंटरनल रेजिस्टेंस, जिसे हम स्मॉल r से रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये होती है हमारी मॉडलिंग एक बैटरी की। तो ध्यान रखिएगा, कभी भी आपको बैटरी दी जाए ना, बैटरी का मतलब है उसकी ईएमएफ और उसके साथ उसके सीरीज में जो उसकी इंटरनल रेजिस्टेंस है। अब बैटरी, अ 10 वोल्ट बैटरी विद इंटरनल रेजिस्टेंस 1 ओम। नाउ 10 वोल्ट का क्या मतलब है? 10 वोल्ट का मतलब ये जो E है, दिस इज 10 वोल्ट्स नाउ, एंड इंटरनल रेजिस्टेंस दिस इज 1 ओम, इज कनेक्टेड अक्रॉस अ नॉन लीनियर लोड। अब यहां पे ये कंसेप्ट था कि यहां पे आपको जो लोड दिया गया है, इट इज अ नॉन लीनियर लोड। हमने अभी पढ़ा है कि लीनियर नॉन लीनियर क्या होते हैं, तो हमें पता चल चुका है कि ये नॉन लीनियर लोड है। उस कैरेक्टरिस्टिक्स आर, अब इसकी हमें कैरेक्टरिस्टिक्स दी गई हैं, कैसे? VI कैरेक्टरिस्टिक्स, मतलब इस ये समझनी होती है VI कैरेक्टरिस्टिक्स। जैसे मान लीजिए मेरा एक लीनियर रेजिस्टेंस था, तो इसके VI कैरेक्टरिस्टिक क्या थी? VI कैरेक्टरिस्टिक थी V इज इक्वल टू IR, कि V और I में डायरेक्ट रिलेशन था, V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I, V इज इक्वल टू IR, ये रिलेशन था, राइट। बट अगर ये डिवाइस मेरा नॉन लीनियर हो जाएगा तो ये रिलेशन होल्ड नहीं करेगा। ये यहां कंसेप्ट था, अगर ये डिवाइस अब मेरा नॉन लीनियर हो गया तो ये V इज इक्वल टू IR विल नॉट होल्ड हियर।
दैट मीन्स ओम्स लॉ जो होता है इट इज नॉट एप्लीकेबल फॉर नॉन लीनियर डिवाइसेस, राइट। तो यहां इसके एनालिसिस के लिए मुझे इसका एक रिलेशन जरूर चाहिए, VI रिलेशनशिप, वोल्टेज और करंट रिलेशन, और वो रिलेशन है ये, दैट इज 7I इज इक्वल टू V स्क्वायर प्लस 2V। इसका मतलब है V इज द टर्मिनल वोल्टेज एंड I इज द करंट पासिंग थ्रू द डिवाइस, राइट। V है टर्मिनल वोल्टेज और I है करंट पासिंग थ्रू द डिवाइस। अब यहां से अगर मैं इसको सॉल्व करना है तो मैं क्या कर सकता हूं, बेसिकली मैं यहां पे अगर देखूं, मैं इसमें KVL अगर अप्लाई करूं, व्हाट आई विल गेट E माइनस, अब देखिए करंट क्या है I, E माइनस IR माइनस दिस वोल्टेज V विल बी इक्वल टू 0, और मैं यहां से लिख सकता हूं E इज 10 माइनस I इंटू R इज 1 माइनस V इक्वल टू 0, और यहां से हम कह सकते हैं V प्लस I इज इक्वल टू 10। दिस इज माई इक्वेशन नंबर 1। सेकेंड इक्वेशन इज दिस जो हमें गिवन है, 7I इज इक्वल टू V स्क्वायर प्लस 2V। अब हमें निकालना है करंट गिवन बाय बैटरी, दैट मीन्स मैं यहां से V को अगर रिप्लेस करूं इट विल बी 10 माइनस I, और ये V को अगर मैं सब्स्टिट्यूट करूं इस इक्वेशन में तो आई कैन इजिली फाइंड I। तो इसे सब्स्टिट्यूट करते हैं जरा, लेट्स सी, वी गेट 7I इज इक्वल टू 10 माइनस I स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ऑफ V विच इज 10 माइनस I। तो इस इक्वेशन को जब मैं सॉल्व करूंगा आई विल गेट VI इक्वल टू 5 एम्पियर, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन आएगी, और जिसे हम सॉल्व करेंगे तो आई विल गेट I इज इक्वल टू 5, विच इज माई आंसर। हमसे यही पूछा गया था, राइट। सो दिस इज द की कंसेप्ट। अगर आपको कभी भी नॉन लीनियर डिवाइस दिया गया है तो दिस इज द वे, आप KVL लगाइए, बिकॉज KVL इज एप्लीकेबल फॉर लीनियर एज वेल एज नॉन लीनियर डिवाइस। ये याद रखेंगे, किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ, ये हम आगे जाके देखेंगे, KVL इज एप्लीकेबल फॉर लीनियर एज वेल एज नॉन लीनियर डिवाइस, बट जो हमारा बाकी लॉज हैं जैसे ओम्स लॉ नॉन लीनियर डिवाइस के लिए एप्लीकेबल नहीं होता है। तो हम यहां क्या लिखेंगे, पहले हम इसके लिए KVL लगा देंगे बिकॉज वो एप्लीकेबल है फॉर नॉन लीनियर डिवाइस, और जो हमें कैरेक्टरिस्टिक्स गिवन है इसकी टर्मिनल कैरेक्टरिस्टिक्स वो हम यहां से सब्स्टिट्यूट करेंगे जो वैल्यू हमें निकालनी है, राइट। सो आई होप ये क्वेश्चन आपको क्लियर हुआ होगा और कैसे नॉन लीनियर डिवाइसेस का बिहेवियर होता है। अब इसी के ऊपर गेट में एक और क्वेश्चन पूछा गया है, तो वो क्वेश्चन देखते हैं। तो गेट 2007 का क्वेश्चन है, 2 मार्क्स का क्वेश्चन था, और देखिए क्या कहा गया था, अ 3 वोल्ट DC सप्लाई विद इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ 2 ohms सप्लाइज अ पैसिव नॉन लीनियर रेजिस्टेंस। अगेन द थिंग इज, एक नॉन लीनियर रेजिस्टेंस दिया गया है, नॉन लीनियर रेजिस्टेंस कैरेक्टरिस्टिक, और ये टर्मिनल कैरेक्टरिस्टिक्स दी गई हैं, V नॉन लीनियर इज इक्वल टू I नॉन लीनियर स्क्वायर, ये रिलेशन है। अब हमें पूछा क्या गया है, पावर डिसिपेटेड इन द नॉन लीनियर रेजिस्टेंस। देखिए सबसे पहले तो हम अपना बैटरी का मॉडल बनाते हैं। हमें 3 वोल्ट्स की एक बैटरी दी हुई है जो उसकी इंटरनल EMF है, और इंटरनल रेजिस्टेंस दी गई है 2 ohms। ये इस तरह से मेरी बैटरी बन गई 3 वोल्ट्स। अब यहां से इसका एक रेजिस्टेंस इसके आगे लगा हुआ है, एक नॉन लीनियर रेजिस्टेंस। अगेन फॉर नॉन लीनियर रेजिस्टेंस वी कांट अप्लाई V इज इक्वल टू IR, दैट इज द की। हम यहाँ V इज इक्वल टू IR नहीं लगा सकते। सो व्हाट वी हैव टू डू, इसके अक्रॉस जो टर्मिनल पोटेंशियल है वो VNL दिया गया है और ये INL दिया गया है, और दोनों में रिलेशन हमें दिया गया है दैट VNL इज इक्वल टू INL स्क्वायर। और यहां की क्या है कि ये है कि हम KVL तो लगा सकते हैं नॉन लीनियर डिवाइस के अक्रॉस, बट वी कांट अप्लाई ओम्स लॉ। तो KVL अगर हम यहां अप्लाई करेंगे व्हाट वी विल गेट 3 माइनस 2INL, और यहां पे माइनस VNL इक्वल टू 0, और VNL की जगह अगर मैं ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट करूं आई विल गेट 3 माइनस 2INL माइनस INL स्क्वायर विल बी इक्वल टू 0। क्वाड्रेटिक को माइनस से मल्टीप्लाई कर देते हैं, आई विल गेट INL स्क्वायर प्लस 2INL माइनस 3 इक्वल टू 0। इसे अगर मैं सॉल्व करूंगा आई विल गेट 2 वैल्यूज ऑफ NL,
दैट इज एक आएगी हमारी -3 और एक आएगी 1। नाउ I इज इक्वल टू NL इज इक्वल टू 1, ये तो वैल्यू ठीक है, इट कैन बी वैल्यू, बट -3 के बारे में क्या ख्याल है, जरा देखते हैं। -3 का मतलब है, अगर मैं इसको थोड़ा सा एनालाइज करूं, इसका मतलब है कि NL ऑपोजिट डायरेक्शन में आ रहा है कितना, 3 एम्पियर। अब एक चीज सोच के बताइए, ये हमें दिया गया है अब पैसिव। पैसिव का मतलब है कि इट इज कंज्यूमिंग पावर। इज इट पॉसिबल कि ये जो पैसिव डिवाइस है कि ये पावर सप्लाई करे? इट इज नॉट पॉसिबल। दैट मीन्स ये पॉसिबल नहीं है। दैट मीन्स दिस 3 एम्पियर -3 एम्पियर इज नॉट पॉसिबल, बिकॉज अगर ये सप्लाई करेगा करंट, ऐसे जाएगा -3 एम्पियर, दैट मीन्स फिर तो ये एक्टिव बन जाना चाहिए, विच इज एज पर द गिवन क्वेश्चन नॉट पॉसिबल। तो यहां से हमारा नो लोड जो हमारा नॉन लीनियर करंट आ गया 1 एम्पियर, और हमें क्या निकालनी है, हमें पावर निकालनी है। पावर इज वी नो VNL इंटू INL, ये हो जाएगी, और यहां से VNL इज INL स्क्वायर, सो इट विल बी INL क्यूब, और INL हमारा कितना है 1, सो 1 क्यूब पावर विल बी 1 वॉट, विच इज ऑप्शन नंबर A। सो यहां से मेरा आंसर आया 1 वॉट। सो ये था हमारा रेजिस्टेंसेस, इंडक्टेंसेस, कैपेसिटेंसेस, हमने इनके बेसिक्स जो इनके बिहेवियर देखा। फिर हमने देखा कि क्या लीनियर नॉन लीनियर डिवाइसेस होते हैं, बाइलेटरल, यूनिलेटरल, पैसिव, एक्टिव। अब ये जो लेक्चर है हमारे दोनों, ये बहुत इंपॉर्टेंट है एज फार एज योर इंटरव्यूज एंड बेसिक अंडरस्टैंडिंग इज कंसर्न। आप देखेंगे BARC में, इसरो में, DRDO में, उसमें इस तरह के बहुत क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो इन वीडियोस को बड़े अच्छे से देखिए, और हमारे वीडियोस को जितना ज़्यादा आप देखेंगे उतना ज़्यादा आपकी क्लैरिटी आएगी, राइट? तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में कुछ नए टॉपिक्स के साथ।